जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एके सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिषेक कुमार सिंह आप सभी का वापस से वेलकम करता हूं दोस्तों हमारी प्रीलिम्स एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज में, जिसमें ये लेक्चर नंबर 32 होने वाला है। और आज की इस वीडियो में बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट सी वीडियोस रहती हैं इस सीरीज में हमारी। और आज की इस वीडियो में मैं क्या टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं वो तो बताऊंगा ही बताऊंगा दोस्तों, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पे विजिट करते हैं तो यहां पर मैंने एक इसका स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। तो चैनल पे विजिट करने के बाद चाहे मोबाइल से या लैपटॉप से जैसे भी आप ओपन करें, उसको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करिएगा। और प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करते ही ये 4 प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बनाई हुई है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए, जहां पर मेरी एक सीरीज ऑलरेडी चल रही है एमपीपीएससी प्री 2024 न्यू टॉपिक्स, यानी कि नए सिलेबस के अनुसार आपके जितने भी नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं वो मैं इस सीरीज में ऑलरेडी करा रहा हूं। 15 लेक्चर में ऑलरेडी इसमें बना के डाल चुका हूं। सारे नए टॉपिक्स इसमें कवर्ड हैं, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ साथ ये वाली जो सीरीज है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वाली, इसको आप सभी लोग बहुत प्यार दे रहे हैं और इसी सीरीज का आज एक लेक्चर आप देख रहे हैं जो मैं अभी ये कंडक्ट कर रहा हूं। इसके अलावा आस्था मैम की भी 2 सीरीज चल रही हैं एमपीजीके को लेके। एमपीजीके का कंटेंट इस बार इंक्रीज किया गया है। आप आराम से मान के चलिए लगभग 40 टू 45 क्वेश्चन सिर्फ एमपीजीके के होने वाले हैं। तो आस्था मैम ने यहाँ पर 30 डेज का एक मैराथन सेशन चलाया था। इसको आप पूरा ज़रूर कंप्लीट करिए फटाक फटाक। और जो एमपीजीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो बीते 20 सालों में बने हैं और जो संभावित प्रश्न एमपीजीके के बन सकते हैं, वो भी मैम इस वाली सीरीज में करवा रही हैं। तो ये 4 सीरीज हैं, समय लेंगी आपका कम से कम और आपको आउटपुट देंगी भरपूर। ठीक है, चलो। तो आज की इस वीडियो में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के लेक्चर नंबर 32 में मैं आपसे एक ऐसे मुद्दे की चर्चा करने वाला हूं जो 2019 में काफी हॉट टॉपिक था और 2019 के बाद अब 2024 में इसकी चर्चा वापस से शुरू हो गई, इसी मई 2024 के महीने में। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी कि सीएए और एनआरसी। और हम 2024 के रेफरेंस में इसको डिस्कस इसीलिए कर रहे हैं दोस्तों, हालांकि नागरिकता वाला जो चैप्टर है सिटीजनशिप, वो एमपीपीएससी के ना तो प्रीलिम्स के सिलेबस में है और ना ही मेंस के सिलेबस में है, परंतु ये जो टॉपिक है ये नागरिकता संबंधित भले ही है बट ये करंट का पार्ट है, करंट अफेयर्स का बेसिकली ये पार्ट बनेगा और ये आपके पॉलिटी के क्वेश्चंस को टारगेट करेगा। तो आइए इसके क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और क्वेश्चन मैंने कुछ इस प्रकार डिजाइन करे हैं कि मैं ये दोनों कॉन्सेप्ट भी आपको रिवाइज करवा दूंगा बिल्कुल स्टार्टिंग 2019 से, जहां से ये पूरी कहानी स्टार्ट हुई थी। ओके, अच्छा चलिए सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि हाल ही में रिसेंटली जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसी को तो हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, सीएए। ठीक है, तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हाल ही में कौन से साल में इसके अंदर संशोधन हुआ था? क्या ये 2024 में हुआ था, क्या ये 2022 में हुआ था, क्या ये 2020 में हुआ था, या ये 2019 में हुआ था? ये क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट लेवल के बीच का है, जहां पर वो आपसे सिंपल ये पूछेगा कि भैया नागरिकता संशोधन अधिनियम हाल ही में किस वर्ष में हुआ था, आप तो ये बता दो, क्योंकि इतना ज्यादा फेमस टॉपिक चल रहा है अभी इस साल भी। तो इसका आंसर दोस्तों बड़ा ही सिंपल है, वर्ष 2019 में जो है ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि सीएए जो है आया था। इसके बारे में और डिटेल आगे क्वेश्चंस में आपको एक एक करके मिलती जाएगी। ठीक है, तो ये तो मैं इसको इजी कैटेगरी का क्वेश्चन मान देता हूं जो अभी हमने कराया। ये वाला जो क्वेश्चन है ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों। अब हर जगह आपको सीएए लिखा दिखेगा यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिक संशोधन अधिनियम। 2019 में ये एक्ट आया था, ये बिल्कुल सही बात है। और इस संशोधित एक्ट के बदौलत निम्नलिखित में से किस देश से आने वाले इलीगल माइग्रेंट्स यानी कि अवैध प्रवासियों को नागरिकता दी जाएगी? ध्यानपूर्वक सुनिएगा, सीएए जो कि 2019 में आया था, ये बेसिकली इसलिए आया था कि हमारे देश में, इंडिया के अंदर आसपास के देश से इलीगली जो लोग घुस आए हैं तो उनको नागरिकता देने की बात जो है इसके अंदर की गई थी। तो ये क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि आप चुनाव करिए
कि इनमें से वो कौन सा ऑप्शन सही है जिसके अंदर वो तीनों देशों के नाम लिखे हैं कि भैया यहां से जो लोग अवैध तरीके से इंडिया में एंटर कर लिए हैं हम उनको फिर भी नागरिकता दे देंगे। तो देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन हैं। पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। उसके बाद है अफगानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश। फिर है पाकिस्तान, नेपाल और भूटान। और फिर है बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो आप चुनाव करिए, अपने दिमाग में सेलेक्ट करने की कोशिश करिए कि इनमें से वो कौन से 3 देश हैं जहां से आने वाले इलीगल माइग्रेंट्स, अवैध प्रवासियों को CAA 2019 के तहत नागरिकता दी जाएगी, सिटीजनशिप दी जाएगी। तो दोस्तों जो इसमें सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। जी हां, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। शॉर्ट में क्या बनेगा दोस्तों? ये शॉर्ट में बनेगा बाप। आप याद रख सकते हो, ठीक है, ट्रिक है, ऐसे ही वो बन गया है, मुझे ऐसा फॉर्मेट में लिखा दिख रहा है, बाप टाइप से आप याद रख सकते हैं, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो इन 3 देशों से जितने भी अवैध प्रवासी, इलीगल माइग्रेंट्स आए हैं इंडिया में, उन सभी को नागरिकता प्रोवाइड की जाएगी। परेशान मत होइएगा सुन के कि सर ये कैसी बात है कि जो अवैध तरीके से, वो भी बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से आए हैं, वो भी अवैध तरीके से आए हैं, तो हम उनको नागरिकता आखिर दे क्यों रहे हैं? अभी रुक जाओ, पूरी कहानी अभी आएगी। इन तीनों का नाम याद रखना, यानी कि शॉर्ट में बाप। B फॉर बांग्लादेश, A फॉर अफगानिस्तान और P फॉर पाकिस्तान, ठीक है। तो इन तीनों देशों से अगर कोई अवैध प्रवासी आया है तो हम उसको नागरिकता प्रोवाइड करेंगे। किस अमेंडमेंट एक्ट के अनुसार? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अनुसार। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्या यहां पर बनता है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। ओके, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यहां से अब आपकी क्लैरिटी जो है और बढ़ जाएगी। ये कह रहा है कि कितने कम्युनिटीज को, कितने समुदायों को CAA 2019 के तहत नागरिकता दी जाएगी। अभी आपने ये तो सीख लिया था कि 3 देश हैं। कितने देश हैं? 3 देश हैं, 3 कंट्री हैं जहां से आए हुए अवैध प्रवासियों को, इलीगल माइग्रेंट्स को नागरिकता दी जाएगी। लेकिन कंट्री के अलावा, देश के अलावा भी एक क्वेश्चन ये बनता है कि क्या इन 3 देशों से आने वाली हर कम्युनिटी के लोग को नागरिकता देंगे? जी नहीं। इन 3 देशों से आने वाली कुछ कम्युनिटीज ऐसी हैं जिनको हम नागरिकता देंगे और बाकियों को नहीं देंगे। तो आपसे यही पूछ रहा है कि वो कितनी कम्युनिटीज हैं जो इन 3 देश से आ रही हैं और उनको नागरिकता भी दी जाएगी। क्या 5 समुदाय ऐसे हैं जिनको नागरिकता दी जाएगी? क्या 6 कम्युनिटीज ऐसी हैं जिनको नागरिकता दी जाएगी? क्या 7 कम्युनिटीज ऐसी हैं जिनको नागरिकता दी जाएगी? या फिर 8 कम्युनिटी ऐसी हैं जिनको नागरिकता दी जाएगी? मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ पे ये मिसप्रिंट है। यहाँ पर जो है 7 आना चाहिए और यहाँ पर जो है 8 आना चाहिए। आप तो ये डिजिट वाला नंबर देख लो, 5, 6, 7, 8। कितने समुदाय हैं जिनको CAA 2019 के तहत नागरिकता दी जाएगी दोस्तों? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 समुदायों को जो है हम CAA 2019 के तहत क्या देंगे? नागरिकता देंगे। अब सुन लीजिए ये 6 समुदाय कौन से हैं। तो इन 6 समुदायों के मैं नाम लिख देता हूं। पहले तो हैं दोस्तों हिंदू, पहले हैं हिंदू, दूसरे हैं आपके सिख, दूसरे हैं सिख, और तीसरे हैं आपके बौद्ध यानी कि बुद्धिज्म, चौथे हैं आपके यहां पर जैन, पांचवें हैं दोस्तों यहां पर आपके क्रिश्चियन हैं, और छठे हैं आपके यहां पर पारसी। तो अब समझना सिस्टम क्या कहता है कि इन 6 कम्युनिटीज में से अगर कोई व्यक्ति इन 3 देशों से आया है तभी उसको नागरिकता मिलेगी, अन्यथा उसको नागरिकता ना मिलेगी। एक और सेंटेंस के रूप में सुन लीजिए, एक व्यक्ति है जो इन 3 देशों में से कहीं से भी आया हो सकता है, तो क्या उसको नागरिकता मिल जाएगी? जी नहीं। पहले चेक किया जाएगा कि वो व्यक्ति अगर इन 3 देश में से कहीं से आया है तो उसका एक एग्जाम तो पास हो गया। फिर यह देखा जाएगा कि क्या वो व्यक्ति इन 3 कम्युनिटीज में से कहीं का है। अगर इन
सॉरी इन 6 कम्युनिटीज में से कहीं का है। अगर वो इन 6 समुदायों में से किसी एक समुदाय का हुआ तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी, उसका दूसरा एग्जाम पास हो जाएगा। तो मतलब आपको दोनों कंडीशंस फुलफिल करनी है। या तो आप इन 3 देश में से किसी एक से इलीगली घुस आए थे इंडिया में, और चलो घुस आए तो घुस आए, आप कम से कम इन 6 कम्युनिटीज में से किसी एक कम्युनिटी के आप होने चाहिए, तभी आपको CAA 2019 के तहत क्या दी जाएगी, नागरिकता दी जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें मुसलमानों को शामिल क्यों नहीं किया। उसका भी मैं आपको रीजन बता देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, इसका अगर मैं फुल फॉर्म लिखूं इन 3 देशों का, तो क्या है, बांग्लादेश। बांग्लादेश में अधिकतर कौन है, मुसलमान ही है। मतलब मुसलमान जो है वो बांग्लादेश के अंदर माइनॉरिटी नहीं है, मेजॉरिटी में है। ठीक है। उसके बाद ए का मतलब यहां पर क्या है, ए का मतलब क्या है यहां पर, तो ए का मतलब दोस्तों है अफगानिस्तान। क्या अफगानिस्तान में मुसलमान नहीं है, सबसे ज्यादा मुसलमान ही तो हैं। तो मुसलमान अफगानिस्तान के अंदर भी मेजॉरिटी में है। उसके बाद पी का मतलब क्या है, पी का मतलब है पाकिस्तान। क्या पाकिस्तान में मुसलमान नहीं है, तो पाकिस्तान में भी अधिकतर मुसलमान ही है मेजॉरिटी में। तो क्या कहा गया कि इन 3 देशों में मुसलमान तो पहले ही मेजॉरिटी में है, उनकी संख्या तो अच्छी खासी है। तो समस्या मुसलमानों को नहीं है इन 3 देशों के अंदर। इन 3 देशों के अंदर समस्या नॉन मुस्लिम व्यक्ति को है, क्योंकि जो नॉन मुसलमान है वो इन 3 देशों के अंदर अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी है। तो हो सकता है कि वो यहां से भाग के इंडिया में आ गया हो। तो इसीलिए हम मुसलमानों को नागरिकता नहीं देंगे, क्योंकि मुसलमानों की अच्छी खासी पॉपुलेशन इन तीनों देशों में है। तो इसीलिए उनको इन्हीं तीनों देशों में रहना चाहिए और इलीगली इंडिया में घुस के नहीं आना चाहिए। अब चूंकि ये जो 6 कम्युनिटीज हैं ये बेचारे माइनॉरिटी में हैं, इन 3 देशों में ये परेशान हो रहे होंगे बिकॉज इनकी पॉपुलेशन इतनी कम है, इसीलिए इंडिया में भाग के आ गए होंगे। तो इसीलिए इनको नागरिकता दी जाएगी। समझ में आया। तो ये 6 की 6 जो कम्युनिटीज हैं ये सारी नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज हैं। कौन सी हैं, ये सारी की सारी गैर मुसलमान नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज हैं। और रीजन मैंने आपको बता दिया है कि मुसलमानों को इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया। दोस्तों आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन आपसे क्या बन सकता है यहां पर, उसको मैं यहां पर देख लेता हूं। तो देखो भैया ध्यान से देखो, अभी तक आपने CAA 2019 के रेफरेंस में केवल 2 कंडीशंस जानी है, 3 देश और 6 कम्युनिटीज। लेकिन 3 देश और 6 कम्युनिटीज के अलावा भी हमको तीसरी एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, तभी नागरिकता मिल पाएगी। आइए देखते हैं वो क्या है। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कि CAA 2019 के तहत हम सभी को पता है कि नागरिकता दी जाएगी, सिटीजनशिप दी जाएगी, लेकिन उसके लिए डेडलाइन क्या चूज करी गई है, मतलब आखिरी तारीख क्या चूज करी गई है। अभी समझाता हूं क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखो, एक तारीख निर्धारित कर दी गई, एक डेट जो है हमने यहां पर क्या कर दी, एक डेट को हमने यहां पर फिक्स कर दिया। और फिर क्या बोला भैया कि अगर तुम इन 3 देश से आए हो, कौन से 3 देश जो अभी हमने पढ़े, तो तुम्हारा लेवल नंबर 1 पार हो गया। लेवल सबके निकलेंगे, ठीक है। अगर तुम इन 3 देश में आए हो तो तुम्हारा लेवल नंबर 1 पार हो गया। और अगर तुम्हारा कनेक्शन इन 6 समुदायों से है तो तुम्हारा लेवल नंबर 2 भी पार हो गया। बस अब तुम्हें एक चीज और पार करनी है कि तुम इंडिया के अंदर फलानी डेट तक घुस चुके हो। मतलब तुम इंडिया के अंदर जब तुम घुसे हो तो तुम फलानी डेट तक घुस चुके हो। इस डेट के बाद अगर तुम आए हो तो तुम्हें नागरिकता नहीं मिलेगी, भले ही तुम इन 3 देश से आए हो, भले ही तुम इन 6 कम्युनिटीज के हो, लेकिन तुम इस फिक्स तारीख के बाद आए हो तो तुम्हें नागरिकता नहीं देंगे। तो एक डेट फिक्स की गई, तो वही डेट इस क्वेश्चन में पूछी जा रही है। वो डेट जो है कौन सी है, अपने को उसका चुनाव करना है। 31 मार्च 2016 तक जो जो आ गया इन 2 कंडीशंस के साथ उसको नागरिकता दे देंगे। 31 दिसंबर 2016 तक जो व्यक्ति इंडिया में घुस आया इन 2 कंडीशंस के साथ, क्या हम उसको नागरिकता दे देंगे। 31 दिसंबर 2014 तक जो व्यक्ति इंडिया में घुस आया इन 2 कंडीशंस के साथ, क्या हम उसको नागरिकता दे देंगे। या फिर 31 मार्च 2019 तक जो व्यक्ति इन 2 कंडीशंस के साथ इंडिया में घुस आया, क्या हम उसको नागरिकता दे देंगे। तो दोस्तों यहां पर जो सही आंसर है वो है 31 दिसंबर 2014। और अब इस क्वेश्चन के साथ आपका CAA 2019 कंप्लीट
रिवाइज हो गया और क्वेश्चंस भी हो गए। अब सुनो तीन कंडीशंस क्या हैं सीएए 2019 के तहत नागरिकता हासिल करने की। तो आइए एक बार फटाक से कर लेते हैं दोस्तों हम इसका रिवीजन। तो चलो देख लेते हैं। यहां पर हमको क्या लिखना पड़ेगा, सीएए 2019, सीएए 2019 के अकॉर्डिंग वो क्या तीन कंडीशंस हैं, वो क्या तीन कंडीशंस हैं जिनका पूरा होना जरूरी है, जिनका पूरा होना जरूरी है ताकि नागरिकता मिल सके, ताकि सिटीजनशिप मिल सके, ताकि सिटीजनशिप मिल सके। ठीक है, तो क्वेश्चन के क्वेश्चन भी हो गए, कॉन्सेप्ट के कॉन्सेप्ट भी हो गए। तो भैया पहली कंडीशन हमारी क्या है, यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, यहां पे लिख दूं, यहां पे लिख देता हूं। चलो पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन तो भैया है कि तुम इन तीन देश में से किसी एक देश से आए हो, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या पाकिस्तान में से कहीं एक जगह से आए हो। दूसरी कंडीशन क्या है कि तुम इन 6 समुदाय में से, तुम इन 6 कम्युनिटी में से किसी एक के होने चाहिए, या तो हिंदू या सिख या बुद्ध या जैन या पारसी या क्रिश्चियन, लेकिन मुसलमान नहीं होना चाहिए। उसके बाद तीसरी कंडीशन क्या है कि तुम भारत के अंदर जब घुसे थे तो 31 दिसंबर 2014 तक तुम इंडिया में एंटर कर चुके थे, इसके बाद तुम ना आए हो। ठीक है, तो अगर ये तुमने तीन कंडीशन फुलफिल करी हैं तो तुमको सीएए 2019 के तहत क्या मिल जाएगी, नागरिकता मिल जाएगी। ओके, चलिए अब एक और क्वेश्चन दिखाता हूं, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही जानदार शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। देखना, अभी ये रिसेंटली जो चल रहा था कि नागरिकता दी जाएगी, नागरिकता दी जाएगी, ठीक है भैया, ये 2019 में आ गया। लेकिन अभी 2024 से ये नागरिकता के सर्टिफिकेट दिए जाने शुरू हुए हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछता है कि रिसेंटली इनमें से कौन सी जगह से सीएए 2019 के तहत सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, नागरिकता प्रमाण पत्र दिए जाने चालू किए गए हैं। तो आपको बताना है क्या ये सिटीजन सर्टिफिकेट देने की शुरुआत 2024 में नई दिल्ली से हुई है, क्या ये पश्चिम बंगाल से हुई है, क्या ये गुजरात से हुई है, या ये पंजाब से हुई है। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन अभी न्यूज आई थी, शायद 15-16 मई की ही बात है। तो नई दिल्ली में 14 लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र देके इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत की जा चुकी है। ओके, तो नई दिल्ली से इसकी स्टार्टिंग हुई है। ये करंट बेस्ड क्वेश्चन है, अभी कुछ दिनों पहले का ही, तो इसको याद रखिएगा। ओके, उसके बाद और क्या कहानी यहां पर पूछ रहा है, हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सीएए 2019, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के ऊपर क्या इल्जाम लगता है, क्या आलोचना होती है कि भैया ये जो एक्ट है ये कौन से फंडामेंटल राइट को तोड़ रहा है, उसका हनन कर रहा है। क्या आर्टिकल 14 को ब्रेक कर रहा है ये एक्ट, क्या आर्टिकल 19 को ब्रेक कर रहा है ये एक्ट, क्या आर्टिकल 17 को ब्रेक कर रहा है ये एक्ट, क्या आर्टिकल 16 को ब्रेक कर रहा है ये एक्ट। हमारे सिलेबस में प्रीलिम्स मेंस दोनों जगह फंडामेंटल राइट आता है एमपीपीएससी में, तो ये फंडामेंटल राइट बेस्ड भी क्वेश्चन यहां पर हो गया। तो आपको बताना है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा फंडामेंटल राइट टूटने का आरोप उस पर लगातार लगाया जा रहा है। तो दोस्तों जो इसमें सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए ये यहां पर राइट आंसर है दोस्तों। क्यों राइट आंसर है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल 14 बोलता है राइट टू इक्वेलिटी, समता का अधिकार, राइट टू इक्वेलिटी यानी कि समता का अधिकार। और इसमें साफ कहा जाता है कि आप धर्म के आधार पर रिलीजन के बेसिस पर कोई भी भेदभाव नहीं करोगे,
आप धर्म के आधार पर, रिलीजन के बेसिस पर कोई भेदभाव नहीं करोगे। और ये तो भेदभाव कर रहा है किसके साथ? मुसलमानों के साथ, क्योंकि मुसलमानों को कंसिडर नहीं किया जा रहा, सारी नॉन मुस्लिम 6 कम्युनिटीज हैं उनको कंसिडर किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 14 का यहां पर हनन हो रहा है। अगर हम कायदे से देखें तो जो मुसलमान लोग हैं उनके आर्टिकल 14 का जो है वायलेशन हो रहा है यहां पर, क्योंकि यहां पर धर्म के आधार पर कोई पक्षपात करने को नहीं कहा गया, जबकि कहीं ना कहीं ये पक्षपात कर रहा है, ऐसा इस पे इल्जाम लगता है। दोस्तों एक और चीज का इल्जाम लगता है इस एक्ट के ऊपर, वो क्या है कि इंडिया खुद को क्या कहता है? इंडिया खुद को कहता है धर्मनिरपेक्ष, यानी कि सेक्युलर, कि हम किसी भी एक धर्म की तरफदारी नहीं करते। लेकिन यहां पर तो ऐसा लग रहा है कि हम वो 6 कम्युनिटीज के अंदर जो 6 धर्म हैं उनकी तरफदारी कर रहे हैं और एक को हमने साइड कर दिया। लेकिन मैंने आपको उसका लॉजिकल रीजन बता दिया था, वो माइनॉरिटी मेजॉरिटी वाला, तो उसको ध्यान से रिवाइंड करके भी आप देख सकते हो, सुन सकते हो। तो उसका वही बदले में आंसर दिया जाता है कि भैया हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, ये हमारा कारण था इसीलिए हमने ऐसा किया है। ठीक है, अच्छा चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, बहुत ये तो एक नंबर क्वेश्चन है, कि CAA 2019 के तहत जो नागरिकता दी जाएगी, अगर वो 3 कंडीशंस पूरी होती हैं तो नागरिकता दी जाएगी। तो नागरिकता क्या कहते हैं, किस मेथड के जरिए दी जाएगी? जो नागरिकता है वो किस पद्धति के जरिए दी जाएगी? क्योंकि भारत में जो नागरिकता दी जाती है ना दोस्तों, भारत में नागरिकता 4 मेथड से दी जाती है। भारत में नागरिकता प्रदान करने के कितने तरीके हैं? 4 तरीके हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो जब आप CAA 2019 का यूज करके नागरिकता प्रदान करोगे तो आप इन 4 तरीकों में से किस तरीके के अंतर्गत वो नागरिकता प्रदान कर रहे हो? क्या वो बाई बर्थ, जन्म के आधार पर आप नागरिकता दोगे? तो नहीं भैया, ये तो देखो फिट नहीं होता। बाई डेसेंट यानी कि अवजनन के माध्यम से आप दोगे, बाई रजिस्ट्रेशन पंजीकरण के माध्यम से आप दोगे, या बाई नेचुरलाइजेशन यानी कि देशीकरण के माध्यम से आप दोगे। मैंने बताया था ना इंडिया में नागरिकता देने के 4 तरीके हैं, तो ये चारों तरीके का नाम लिखा हुआ है दोस्तों, और मैं आपको सही आंसर बता देता हूं। CAA 2019 के तहत जो नागरिकता ये लोग देंगे वो देंगे बाई नेचुरलाइजेशन यानी कि देशीकरण के द्वारा। अब ये इसका भी फंडामेंटल आप सुन लो, इसका मतलब क्या होता था? देखो, अगर कोई व्यक्ति पिछले 11 साल से, अगर कोई व्यक्ति पिछले 11 साल से भारत में रह रहा है, कितने साल से? 11 साल से भारत में रह रहा है, तो उसको नेचुरलाइजेशन के माध्यम से नागरिकता दे दी जाती थी। अब ये 11 साल कैसे कैलकुलेट होते हैं? जिस साल आप नागरिकता की एप्लीकेशन डालोगे उस साल को तो हटा दो, उस साल से पहले पहले आप लगातार 11 साल से भारत में रह रहे हो, तो टोटल कोई इसको 12 कहता है, लेकिन 12 कहना गलत होगा। 11 साल की इसमें कंडीशन होती है कि अगर आप पिछले 11 साल से भारत में रह रहे हो तो आपको नेचुरलाइजेशन के माध्यम से, देशीकरण के माध्यम से इसके अंतर्गत आपको नागरिकता दे दी जाएगी। तो ये जो CAA 2019 आया है, अगर आप कैलकुलेट करोगे कि सर इन्होंने जो डेट दी थी वो कितनी दी थी? 31 दिसंबर 2014, कि अगर तुम 31 दिसंबर 2014 तक भारत में घुसे आए हो तो हम तुम्हें नागरिकता दे देंगे। और अगर आप 2014 से अब तक काउंट करो, अगर 2000 जब ये एक्ट अप्लाई हुआ था 2020 तक, तो 11 साल कहां पूरे हो रहे हैं? कैसे दे पाएंगे ये नेचुरलाइजेशन के जरिए? तो इन्होंने क्या किया था, जब ये अमेंडमेंट एक्ट लाए थे 2019 का, तो इन्होंने इसमें एक और बदलाव किया था, इसमें इन्होंने एक और संशोधन किया था। और क्या बोला था कि नेचुरलाइजेशन के अंडर में हमको कम से कम कितने साल की कंडीशन पूरी करनी पड़ती है? 11 साल की कंडीशन पूरी करनी पड़ती है। लेकिन हम इन लोगों को जो नागरिकता देंगे, हम उनके लिए 11 साल की कंडीशन नहीं मांगेंगे, हम उनके लिए मात्र 6 साल की कंडीशन मांगेंगे। तो अगर आप 2014 से 15 से भी अगर आप काउंट करना शुरू करो, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो 2020 तक 6 साल इनके समाप्त हो जाते हैं जब ये एक्ट लागू हुआ था। तो इन्होंने इस एक्ट में नेचुरलाइजेशन जो 11 साल की कंटिन्यूअस इंडिया में रहना मांगता है, उसको भी घटा के क्या कर दिया, 6 साल की कंडीशन लगा दी कि भैया 6 साल तुम्हारे पूरे भी हो जाएंगे और तुमको हम इस मेथड के जरिए जो है क्या प्रदान कर देंगे, नागरिकता प्रदान कर देंगे। ठीक है, खैर इतनी डिटेल तो आपसे नहीं पूछेगा, आपसे सिंपल मेथड का नाम पूछेगा, डिटेल मैंने आपको एक्स्ट्रा में बता दी है बस। ओके, याद रखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। उसके बाद दोस्तों एक और चर्चा में चीज चलती है, वो क्या है? NRC, क्या नाम है इसका? NRC यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय नागरिक पंजी। दोस्तों दो चीजें होती हैं, आप दोनों में कंफ्यूज मत होना। एक होता है NRC
और एक होता है एनपीआर। इतना क्लियर हुआ? एनआरसी का फुल फॉर्म आपको पता है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, यानी कि इसमें एक शब्द आ जाता है सिटीजन्स। और जो एनपीआर होता है ये होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। तो दोनों में आपने को कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों आपको एग्जाम में गड़बड़ करवा सकता है। दोनों अलग अलग चीज हैं। देखो जो एनआरसी है, एनआरसी में वो किसका रजिस्टर मेंटेन कर रहा है? एनआरसी में वो सिर्फ उन लोगों का रजिस्टर मेंटेन कर रहा है जो भारत के सिटीजन हैं, जो भारत के कौन है, जो भारत के नागरिक हैं। लेकिन जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है वहां पर ऐसा नहीं है कि हम केवल नागरिकों का रजिस्टर बना रहे हैं। एनपीआर के अंदर, एनपीआर एक ऐसा रजिस्टर है जहां पर हम भारत के अंदर रहने वाले सब लोगों का आंकड़ा बनाते हैं, भले ही वो भारत के नागरिक हैं, भले ही वो भारत के नागरिक नहीं है। तो ये हमको एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया की पॉपुलेशन बता देता है, भले ही वो नागरिकों को मिला के हो रही है या टोटल सबको मिला के हो रही है। बट जो एनआरसी होता है उसमें केवल उन्हीं लोगों के नाम आपको मिलेंगे जो भारत के नागरिक हैं। ठीक है, जैसे कि ये जो एनपीआर है ना, एनपीआर के अनुसार इंडिया में रहने वाले सब लोगों का टोटल किया गया, सिटीजन्स, नॉन सिटीजन, सबको मिला के टोटल किया गया। तो एनपीआर का सबसे पहली बार टोटल सरकार ने किया था 2010 में। ये फैक्ट याद रखना बहुत जरूरी है। और हर 10-10 साल के गैप में सरकार जो है इस एनपीआर को अपडेट करती चलती है। ओके, अब आ जाता हूं मैं एनआरसी पे। तो ये जो सिटीजन्स का जो रजिस्टर है, ये सबसे पहली बार इनमें से किस जनगणना के बाद बनाया गया था? क्या ये 2011 की जनगणना के बाद बनाया गया था, या 1971 की सेंसस के बाद, या 1951 के सेंसस के बाद, या 2001 के सेंसस के बाद? तो देखो भैया, अपने नागरिकों का रजिस्टर बनाना है तो जब तुमने सबसे पहली बार जनगणना की होगी उसी के बाद तुम बना दो नागरिकों का रजिस्टर। तो सबसे पहली बार इंडिया में सेंसस कब हुआ था? 1951 में। तो जब इंडिया का सबसे पहला सेंसस हुआ उसके बाद ही इंडिया के सारे सिटीजन्स का एक रजिस्टर बना दिया। नाम क्या दे दिया? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, राष्ट्रीय नागरिक पंजी, शॉर्ट में एनआरसी। ओके, तो एनपीआर भी क्लियर हो गया, एनआरसी भी क्लियर हो गया। एनआरसी पे और क्या टेढ़ा क्वेश्चन बन सकता है वो सुन लो। इस तरह के आर्टिकल्स वाले, धाराओं वाले, सेक्शन वाले क्वेश्चन अगर आपने 2023 का प्रीलिम्स दिया है, 2022 का दिया है, 2021 का दिया है, आपने डेफिनेटली देखे होंगे ऐसे सेक्शंस और धाराओं वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। क्या बोल रहा है कि ये जो एनआरसी यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स जो बनाया जाता है, नागरिकों का पूरा नागरिकों का पूरा जो रजिस्टर बनाया जाता है इंडिया में, इसको निम्नलिखित में से कौन से एक्ट के तहत बनाते हैं? तो देखो एक्ट तो सब में सेम है, नागरिकता अधिनियम 1955, सिटीजनशिप एक्ट 1955, लेकिन उसकी धाराएं यहां पर अलग अलग ऑप्शंस में चेंज कर दी हैं। क्या धारा 14 है, या 14A है, या 15 है, या 15A है? तो दोस्तों याद रखना ये फैक्ट वाला आंसर है आपके लिए। इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि देखो नागरिकता अधिनियम है, सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस एक्ट की धारा नंबर 14A के तहत एनआरसी यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स को मेंटेन किया जाता है। ठीक है, ये एक्ट और धारा वाला क्वेश्चन है, याद रखना ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा नंबर 14A, ये आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है। और ये भी एक अव्वल दर्जे का क्वेश्चन है कि जब भारत में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स बनाया जा रहा था, एनआरसी को जब बनाया जा रहा था, तो पूरे भारत में एक एक स्टेट को उठा के बनाया होगा? ऐसा तो नहीं कि एक ही दिन में इंडिया के सारे नागरिकों का रजिस्टर बना दिया। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है, जब इंडिया के अंदर एनआरसी बनाया गया था, नागरिकों का एक रजिस्टर मेंटेन किया गया था, तो ये सबसे पहले इंडिया के किस स्टेट ने किया था? क्या मेघालय ने किया था, असम ने किया था, मणिपुर ने किया था, या नागालैंड ने किया था? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है असम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बिकॉज असम में पता है उस टाइम पर काफी सारे लोग जो है आजू बाजू के देशों से आके सेटल हो गए थे, तो वहां पर ये रजिस्टर मेंटेन करना बड़ा जरूरी था कि एक्चुअल में असम के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनमें से असल मायने में भारत का नागरिक कौन है। तो इसीलिए सबसे पहली बार एनआरसी को किसने मेंटेन किया था? असम राज्य ने मेंटेन किया था। तो दोस्तों यहां पर आज के इस लेक्चर का हो जाता है एंड। आप मुझे बताइएगा कि क्या आपका पूरा CAA रिवाइज हो गया, कॉन्सेप्ट टकाटक क्लियर हो गया, एनआरसी आपका पूरा रिवाइज हो गया, एनपीआर आपका पूरा रिवाइज हो गया, कैसे कैसे इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट सारे क्वेश्चन मैंने इसमें डाले थे, आर्टिकल से लेके ईच एंड एवरीथिंग। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप जो लाइक और कमेंट करते हैं वो हमारे मोटिवेशन का बहुत बड़ा जरिया बनता है। और निरंतर अगर आपको क्वालिटी हमारी पसंद आ रही है तो जो मैंने इस लेक्चर के शुरुआत में जो 4 सीरीज के नाम आपको बताए थे, ये 4 सीरीज कम से कम प्रैक्टिस करके जाओ आप अपना प्रीलिम्स देने से पहले। और जब भी प्रीलिम्स देने के बाद मेंस के लिए अपनी सीट की जो पेटियां हैं वो आप बांध लोगे, तो आप हमेशा याद रखना
कि आपके लिए एके सिविल एकेडमी में एक बहुत ही बेहतरीन ऑनलाइन कोर्स मौजूद है जो आपको पूरे कंप्लीट मेंस की टिप टू टॉप प्रिपरेशन करवाता है, इतनी ही शिद्दत के साथ। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे ज्यादा मेहनत और ऐप पर कम मेहनत, नहीं। यहां पर अगर 10% है तो वहां पे 100 ही मिलेगी, लेकिन हमारा प्रयास है कि ना हम अपने ये वाले एस्पिरेंट्स को कुछ हल्का दें और ना ही ऐप के ऊपर एस्पिरेंट्स को कुछ हल्का मिले। हर जगह जान बराबर होनी चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच, मुलाकात करता हूं आपसे अगले लेक्चर में। जय हिंद।